नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल A2 बिहार 360 पे। आज इस वीडियो से हम लोग बिहार SSC जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है उसके लिए जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक आई हुई है वॉल्यूम फर्स्ट, इस वीडियो से हम इसको डिकोड करेंगे और इवेंचुअली हमारा वीडियो आता रहेगा। और मैं वादा करता हूँ कि ये इस तरह का जो सीरीज़ चला रहे हैं जीके जीएस को डिकोड करने की, ये अद्वितीय सीरीज होगी। हमारे जैसा डिस्कशन पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपने नहीं देखा होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये हमारा सेट 1 का डिस्कशन है जीके जीएस का। हमारा पहला प्रश्न है कॉपन जलवायु वर्गीकरण। साथियों, कॉपन का पूरा नाम है व्लादिमीर कॉपन। क्योंकि इसका नाम व्लादिमीर है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये रशियन साइंटिस्ट थे जो जर्मनी में भी रहे, तो रशियन जर्मन साइंटिस्ट को कह सकते हैं। 1940 में इसकी मृत्यु हो गई और इन्होंने जलवायु पर शोध किए। जलवायु वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारतीय जलवायु को कुल 9 वर्ग में वर्गीकृत किया। साथियों, इसके वर्गीकरण का जो आधार था वो था वर्षा और तापमान। तापमान को साथियों उन्होंने, टेम्परेचर को इन्होंने A, B, C और D से इंडिकेट किया, जबकि वर्षा को FM, WS, वर्षा को यानी कि रेन को FM, W और S से डिनोट किया। ये थे कॉपन, व्लादिमीर कॉपन, जिन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया। और इस वर्गीकरण में उन्होंने कई सारे कैटेगरी को चिन्हित किया, जैसे कि AMW, AS, BSHW, BWHW, इसके अलावा CWG, DFC और E, ये सारी कैटेगरी कॉपन ने चिन्हित किए। अगला प्रश्न हमारा है व्यापारिक पवन से। आए दिन क्वेश्चन इससे व्यापारिक पवन से रहते ही रहते हैं। पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, डेफिनेशन तो नहीं पूछा जाता लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन कैसे चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती हैं। तो पहले हम चलते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। साथियों, पवन का जो बहाव होता है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। और यहाँ पर जो व्यापारिक पवन के लिए कंडीशन है वो बस इतना सा है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से विषुवतीय निम्न दाब की ओर जो पवन चलती है उसे व्यापारिक पवन कहते हैं। और व्यापारिक पवन चलने की या बहने की जो दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में, जब ये उत्तरी गोलार्ध में चलती है तो उत्तर पूर्व से शुरू होती है, दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध से शुरू होती है, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से शुरू होकर उत्तर पश्चिम तक बहती है। साथियों याद रखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्व से शुरू होकर दक्षिणी पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से शुरू होकर उत्तर पश्चिम में बहती है। ये दोनों ही प्रश्न उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की जो दिशा है इससे रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो व्यापारिक पवनें होती हैं इनकी दिशा निश्चित होती है, मतलब ये अस्थायी पवन होती है। जब भी कभी उत्तरी गोलार्ध में चलेगी व्यापारिक पवनें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये चलती है, इसलिए इसको अस्थायी पवन कहा जाता है। पछुआ पवन भी जो हमारी होती हैं ये भी अस्थायी पवन होती है। साथियों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 की रिपोर्ट है ये 2024 में प्रकाशित की गई। ये ताज़ा आंकड़ा है, फ्रेश डेटा है। इसके अकॉर्डिंग भारत में वन और वृक्ष आवरण जो है, अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में बात करें तो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर भारत में वन और वृक्ष दोनों मिलाकर इसके आवरण हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 25.17% है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में नए आंकड़ों के हिसाब से वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के हिसाब से भारत में
वन और वृक्ष का जो आवरण है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो वो है 25.17%। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का वन कार्बन स्टॉक कितना है, ये है 7,285.5 मिलियन टन। 7,285.5 मिलियन टन मतलब इतनी वनस्पति है। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जलाने पर कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो इतनी वनस्पति है कि अगर हम सभी को जला दें तो इतना मिलियन टन यानी कि 7,285.5 मिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन होगा। इसी को कहते हैं भारत का या किसी भी देश का वन कार्बन स्टॉक। साथियों, वन स्थिति रिपोर्ट में मैंग्रोव का भी आंकड़ा तय किया गया है। मैंग्रोव जो आवरण है इसमें भी वृद्धि हुई है। 4,991.68 स्क्वायर किलोमीटर में अब मैंग्रोव का विस्तार है भारत के अंदर। अगला प्रश्न हमारा है, 2021 की तुलना में वन में कितनी वृद्धि हुई है, तो 2021 की तुलना में वन में 156.41 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 150 किलोमीटर से ज़्यादा 150 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा वन की वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में। साथियों, हर 2 वर्ष पर 3 वर्ष पर इनका जो नया आंकड़ा है वो जारी किया जाता है। 2021 में, फिर 2023 में, फिर 2025 में, और हर साल के अंत में ये आता है। 23 का आंकड़ा 24 में आया, 24 का इसके अलावा 25 का आंकड़ा 26 में आएगा। इस तरह से होता है। 2021 की अपेक्षा वन और वृक्ष में वृद्धि दोनों को मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 1445.8 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर सिर्फ वन था और यहाँ पर वन और वृक्ष दोनों है। यह है 1445.8 स्क्वायर किलोमीटर। हमें भूलना नहीं चाहिए, जो वन और वृक्ष दोनों के आवरण को मिलाकर भारतीय भूभाग पर जितना वन और वृक्ष दोनों मिलाकर है वो पूरे भारतीय भूभाग का 25.17% है, जो हमने पिछले प्रश्न में देखा था। अब हम इसके संदर्भ में बिहार को देखते हैं कि हमारा बिहार कहाँ लाई करता है। हमारा बिहार साथियों, अगर हम वन की बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कैमूर जिला में पड़ता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के हिसाब से सर्वाधिक वन कैमूर जिला में स्थित है। इसके अलावा सबसे कम जो वन है, वनावरण है, वो पश्चिमी चंपारण जिला में है। पश्चिमी चंपारण में बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है इसका लगभग 7.74% है। 7.7% हम कह सकते हैं। 7.7% हम पूरे बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आवरण है। इसमें से सबसे ज़्यादा कैमूर में है और सबसे कम पश्चिमी चंपारण में है। साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो ये 7.74% जो है, तो ये लगभग स्क्वायर किलोमीटर में 7288 स्क्वायर किलोमीटर में आता है वन क्षेत्र बिहार में। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जलप्रपात और उसकी अवस्थिति को लेकर है। इसको हम देखते हैं, जलप्रपात और इसकी अवस्थिति। पहला प्रश्न हमारा है, धुआंधार जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, ये सभी के सभी जलप्रपात साथियों मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। धुआंधार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दुग्धधारा कहाँ पर है? ये दुग्धधारा को दूधधारा भी कहते हैं, मध्य प्रदेश में है। कपिलधारा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और ये सभी के सभी जलधाराएं नर्मदा नदी पर स्थित हैं। इसके अलावा कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। होगेनेक्कल जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है और ये तमिलनाडु में स्थित है। होगेनेक्कल जलप्रपात। दूध सागर जलधारा ये मांडवी नदी पर है और मांडवी नदी बहती है गुजरात के अंदर। मांडवी नदी कहाँ बहती है? गुजरात के अंदर। साथियों, यहाँ पर दूध सागर है, वहाँ पर दूध धारा था। तो दूध धारा रहेगा तो मध्य प्रदेश, दूध सागर रहेगा तो गोवा। और ये मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी गोवा में बहती है। चूलिया जलप्रपात ये राजस्थान में स्थित है। चंबल नदी पर ये स्थित है। चंबल नदी पर इसको बनाया गया है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। इसके अलावा डुडुमा जलप्रपात ये ओडिशा में स्थित है। डुडुमा मचकुंड नदी पर यह बना हुआ जलप्रपात। डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर बना है और ये ओडिशा में स्थित है। साथियों, कुछ नोट अ बिट में थोड़ा सा हम देखते हैं पॉइंट में। पहला पॉइंट हमारा है जोग जलप्रपात, ये कर्नाटक में स्थित है। जोग जलप्रपात गोरसप्पा नदी पर बना हुआ है। जोग जलप्रपात को गोरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं और ये शरावती नदी पर बना हुआ है। सॉरी, माफ कीजिएगा, शरावती नदी पर है। शरावती।
और ये जोग जलप्रपात को गोरसपा जलप्रपात भी कहते हैं और ये कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा विश्व का सबसे लंबा नदी बांध हीराकुंड बांध है, ये विश्व का सबसे लंबा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 4800 मीटर इसकी लंबाई है, 4800 मीटर इसकी लंबाई है। विश्व का सबसे लंबा जलप्रपात हीराकुंड जलप्रपात महानदी पर बना हुआ है। साथियों, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध ये टिहरी बांध है और ये टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। उत्तराखंड में टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है टिहरी बांध। भारत पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, 4800 मीटर की लंबाई है। भारत का सबसे ऊंचा बांध यह है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है भिलांगना नदी के संगम पर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है साक्षरता। साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2011 के जनगणना के हिसाब से साक्षरता में बढ़ते क्रम में राज्य और घटते क्रम में राज्य। सर्वाधिक साक्षर राज्य घटते क्रम में, सबसे ज़्यादा साक्षरता चाहे महिला की बात करें पुरुष की बात करें, ये केरला में है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम और तीसरे नंबर पे आता है गोवा। तो हमें सर्वाधिक साक्षर राज्य अगर 3 राज्य को घटते क्रम में कहने के लिए कहे तो हम बोलेंगे सबसे पहले केरला, दूसरा मिजोरम और तीसरा गोवा। साथियों, सर्वविदित है कि साक्षरता के निम्न दर के लिए बिहार को जाना जाता है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार में स्थित है, बिहार में है, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश सबसे कम, और तीसरा सबसे कम है राजस्थान के अंदर। साक्षरता सबसे कम बिहार में, इसके बाद बिहार से थोड़ा ज़्यादा साक्षरता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा ज़्यादा साक्षरता है राजस्थान के अंदर। साथियों, हरित क्रांति से आए दिन प्रश्न पूछता रहता है एग्जाम में, तो चलिए हम इसको देखते हैं। हरित क्रांति, सर्वप्रथम हरित क्रांति 1968 ईस्वी में विलियम गॉड नाम के एक व्यक्ति थे, विलियम गॉड के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले, कई बार क्वेश्चन हरित क्रांति के पिता को लेकर होता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, भारत में कोई और, अमेरिका में कोई और। लेकिन हरित क्रांति शब्द को सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था उसका नाम था विलियम गॉड। ये नया क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इसे आपको नोट करना चाहिए। विलियम गॉड, यह हरित क्रांति के शब्द का सबसे पहले प्रयोग उन्होंने किया था 1968 ईस्वी में, इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। बाकी हरित क्रांति भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे उसका नाम था MS स्वामीनाथन या S स्वामीनाथन भी हम कह सकते हैं। और लेकिन एक और थे, आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं C सुब्रमण्यम। इसे भारत में हरित क्रांति का राजनैतिक जनक कहा जाता है। राजनैतिक जनक, राजनैतिक, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी पहले चरण में, उस वक्त जो थे लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की सरकार, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी सरकार में आई थी, तो इन दोनों के ही कार्यकाल में सी सुब्रमण्यम जो थे वो कृषि मंत्री थे। तो एक कृषि मंत्री होने के नाते जितनी भी सहूलियत हो सकती थी, बन सकती थी सरकार से, वो सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने S स्वामीनाथन को प्रदान किए, जिसकी वजह से भारत में हरित क्रांति सफल रहा। इसलिए अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो बोलेंगे S स्वामीनाथन। लेकिन अगर भारत में हरित क्रांति का राजनीतिक जनक पूछा जाए तो उसको बोलेंगे सी सुब्रमण्यम। ये क्वेश्चन नया हो सकता है, मुझे लगता है कि इसे आपको नोट करना चाहिए। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन यूनिक है, इसलिए मैंने आपको बताया है। आगे हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने 1968 ईस्वी में किया था। भारत में इसका जनक S स्वामीनाथन और राजनीतिक जनक C सुब्रमण्यम को कहा जाता है। पूरे विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को, जो अमेरिकन नागरिक हैं, उनको कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति का पहला चरण जो शुरू हुआ था वो 1966 से 1981 तक था, और इस समय पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन ये रह सकता है कि हरित क्रांति का पहला चरण कब शुरू हुआ था,
तो 1966 से 1981 इस दरमियान हरित क्रांति का पहला चरण शुरू हुआ था और ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया गया था। फिर हरित क्रांति का दूसरा चरण 1981 से 1995 तक जारी रहा। हरित क्रांति का तीसरा चरण 1995 से शुरू हुआ। ये था हरित क्रांति के बारे में थोड़ी सी जानकारी। फिर हम आगे देखते हैं, त्वचा में ग्रंथि वाले जीव। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके त्वचा में ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि मेढक की त्वचा में ग्रंथियां होती हैं, सांप के त्वचा में ग्रंथियां होती हैं, मगरमच्छ के त्वचा में ग्रंथियां होती हैं। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं जो उभयचर जीव होते हैं या जलीय जीव होते हैं उनकी स्किन में, त्वचा में ग्रंथियां होती हैं। इसके अलावा स्तनधारी यानी कि मनुष्य की त्वचा में भी श्वेत ग्रंथि वगैरह होती हैं जिनसे पसीना वगैरह सब निकलता है। एक क्राइन है ना, एक क्राइन ग्लैंड, ये श्वेत ग्रंथि है, इसे ये पसीना निकलने को कंट्रोल करता है। तो साथियों, इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो, और अगर यदि आप चाहते हैं कि कम समय में आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, तो हमारे चैनल EduBihar 360 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।